नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। तो राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि देश में एक और जहां को ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली में कोरोना वायरस के 107 नए मामले सामने आए हैं। बीते 6 महीनों की बात कर ले तो आज पहली बार कोविड-19 में इतने मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक मरीज की मौत जबकि 50 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। सक्रिय मामलों की बात की जाए तो 540 हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 86 नए मामले सामने आए थे, जो 5 से अधिक महीने में एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। तो वहीं अगर संक्रमण दर की बात कर ली जाए तो 0.13% रही। संक्रमण से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और इससे पहले दिल्ली में 8 जुलाई को कोरोना वायरस संक्रमण के 93 नए मामले सामने आए थे। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी से, जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं दिल्ली सरकार की कोरोना से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पिछले 6 महीनों की, तो पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से 107 मामले आए हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं स्थिति दोबारा से बिगड़ने लगी है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार निरंतर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, और लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो नियमों की गाइडलाइन थी वो कहीं ना कहीं फॉलो कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 107 केस जो है वो दिल्ली के अंदर अंदर आए हैं। यानी कि बात करें काफी स्थिति बिगड़ने वाली लगती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चिंता जो बढ़ती नजर आ रही है दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश कहीं ना कहीं धरातल पर विफल होती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, दिल्ली में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, अलग अलग प्रदेशों से वहां पर मजदूर आते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ दिल्ली सरकार ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि उन लोगों की टेस्टिंग की जाए, उसके बाद उन्हें दिल्ली में प्रवेश दिया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली से बाहर से आने वाले लोग जो दिल्ली के अंदर रोजी रोजगार के लिए आते हैं, अपना व्यापार करने के लिए आते हैं, नौकरियां करने के लिए आते हैं, मगर उन लोगों के लिए पहले जरूर टेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, ताकि बॉर्डरों पर ही रैपिड टेस्टिंग की कहें या फिर कहें आरटीपीसीआर कहें, वो लगातार किए जा रहे थे। मगर अब स्थिति ऐसी नहीं है, मगर लगातार दिल्ली सरकार प्रयास जरूर करती नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि समय पड़ता है, अगर उन्हें लगता है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए वो भी बिल्कुल तैयार है। मगर अभी तक स्थिति ऐसी नहीं है जिसको संभाला ना जा सके। मगर यार सीधे सीधे कहें तो अभी स्थिति कंट्रोल की जा सकती है। मगर यहाँ पर अस्पतालों के अंदर सुविधाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से हमने पहली लहर में देखा और दूसरी लहर में देखा, ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अगर तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर जो कही जा रही है, अगर वो आती है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है राजीव जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पहली लहर की और दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें आई थी ऑक्सीजन को लेकर, बेडों को लेकर, ऑक्सीजन बेडों को लेकर, वेंटिलेटर बेडों को लेकर। मगर कहीं ना कहीं लोग बाग जो थे वो परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, और दिल्ली सरकार बार बार ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रही थी। मगर केंद्र सरकार के द्वारा जब ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, तो कहीं ना कहीं काफी लोगों की जब तक जान जा चुकी थी। मगर यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, मगर वो भी प्रयास जो है वो अभी इतने कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक मेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर उनकी भर्ती नहीं की गई है, और तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर काफी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें सुविधाओं की, तो दिल्ली के अंदर लगभग 7 अस्पताल जो है वो बनने के लिए तैयार है, मगर अभी तक उनको बनाया नहीं गया है, यानी कंप्लीट नहीं किया गया है। अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर बिगड़ सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जो मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, जो दिल्ली से बाहर से आते हैं काम धंधा करने के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर प्रयास जरूर कर रही है। मगर यहाँ पर भी वो प्रयास जो है वो विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मजदूरों के अंदर वायरस फैलता है तो कहीं ना कहीं नीचे ग्राउंड लेवल में वायरस फैलता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर वही स्थिति हो सकती है जो दूसरे लॉकडाउन में देखने को मिली थी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है, और मजदूर जो है वो मजबूरन होकर फिर दिल्ली से पलायन करते हुए नजर आते हैं। जी देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से
आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 107 जो कोरोना के नए मामले 6 महीने बाद सबसे ज़्यादा मिले हैं। ऐसे में लोग भी कहीं ना कहीं ढील देते नजर आ रहे हैं, बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो अब बात ही करना बेकार है। तो ऐसे में क्या दिल्ली सरकार को नहीं लगता आपको कि एक सख्त कदम उठाना चाहिए और फिर से उसी सख्ती के साथ पालन करना चाहिए जो पुराने नियम थे? क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन कई जो नुकसान हुआ था वो अब जैसे कि आंकड़े बताते हैं और जो विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जो तीसरी लहर होगी उसमें काफी कुछ भयावह मंजर देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर कहीं ना कहीं जनवरी लास्ट के अंदर और फरवरी शुरुआत के अंदर ही देखने को मिल सकती है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि हम स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर यही दावा जो है वो दूसरी लहर के अंदर भी दिल्ली सरकार के द्वारा कहा गया था, मगर वो भी दावे जो थे वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए भी दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि हमारे पास प्रॉपर इंतजाम है, सब सारी फैसिलिटी की जा चुकी है, वेंटिलेटर बेडों को बनाया जा चुका है, ऑक्सीजन बेडों को बढ़ाया जा चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहा कि हम टेम्परेरी बेड भी बना सकते हैं, यानी कि कुछ 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार प्रयास करती हुई जा रही है। मगर धरातल पर जो बाजारों के अंदर स्थिति है, यानी कि लोग बाग जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, बाजारों के अंदर निरंतर भीड़ देखने को मिल रही है। मगर दिल्ली सरकार के वो अधिकारी जो बाजारों के अंदर होने चाहिए थे, जिनको गाइडलाइन दी गई है, जिनको बाजारों के अंदर सख्ती करने के लिए बोला गया है, वो अधिकारी नहीं है, जिसकी वजह से जनता जो है वो लापरवाही होती नजर आ रही है। अगर वो अधिकारी होते हैं और सख्ती से पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। जी राजीव जी, देखिए एक चीज और भी सामने आया कि अभी तक ओमिक्रॉन के जितने भी मरीज सामने आए हैं वो विदेशी जो नागरिक हैं वही सामने आए हैं। विदेश से या तो वो नागरिक हैं या तो वो पर्यटन के लिए आए हैं या वो विदेशी यात्रा करके आए हैं। तो ऐसे में क्या एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी तैयारियां कर ली गई हैं कि अब जो विदेशी यात्री आ रहे हैं उन पर एक तरह से उनकी जांच की जाए और टेस्ट की जाए और उसके बाद ही उन्हें आगे या उन्हें क्वारंटाइन की जाए? क्या दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी तैयारी कर रखी है? देखिए सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन के लिए, तो जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके अंदर यही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी दिल्ली के ये कहे लोगों के अंदर वायरस का खतरा नहीं है, मगर जिस तरीके से एयरपोर्ट पे बात करें, तो एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। रैपिड टेस्ट की बात करें, RT-PCR की बात करें, तो वहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया जरूर की जा रही है, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं देरी आ रही है, जिसकी वजह से जो वहां के यात्री होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं पहले उनको घर जाने दिया जाता है जब तक वो एक दो लोगों को संक्रमण कर देते हैं। उसके बाद में फिर उनकी रिपोर्ट आती है, फिर दिल्ली सरकार उनको कह सकते हैं अस्पतालों के अंदर क्वारंटाइन करते हैं, उनको अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया जाता है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार को उसी टाइम यानी कि अस्पताल कह सकते हैं एयरपोर्ट पे ही उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए, चाहे वो 1 से 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। उसके बाद ही उनको, जब उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो ही उनको भेजा जाए। मगर यहाँ पर जो रिपोर्ट आती है उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति संभाल ली जाती है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए था एयरपोर्ट पर ही लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो या फिर RT-PCR टेस्ट हो, ताकि अस्पतालों के अंदर से जाने से पहले ही उनको रोका जाए और अस्पताल सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाया जाए। जी देखिए, दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में वैक्सीनेशन का स्तर है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने लगभग लोगों को वैक्सीन लगा दी है, तो क्या असल में वैक्सीन लग चुकी है या सिर्फ दिल्ली सरकार के जो वादे हैं वो हवा हवाई साबित हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर भी बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार दावे जरूर कर रही है कि दिल्ली के प्रॉपर लगभग यानी कि 99% लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है, मगर ऐसा नहीं है। धरातल की स्थिति की बात करें तो धरातल पर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। लगभग अभी तक 45 से लेकर 50 लोगों पे 50% के करीब लोगों ने ही वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई है, यानी कि अभी 50% के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लगवाई है या फिर लगवाई ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए जो जिन व्यक्तियों ने नहीं डोज लगवाई है तो उनको दोनों डोज लगवाई जाए, और जिन्होंने एक डोज लगवा लिया उनके लिए जल्दी से जल्दी इंतजाम किया जाए ताकि वो दूसरी डोज लगवा सके। मगर दिल्ली सरकार लगातार दावे जरूर कर रही है, मगर धरातल पर उनके ये दावे भी कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव जी, कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद से जिस तरीके से पर्यटन स्थलों में ढील दी जा चुकी है और उसके बाद लगातार पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही दिल्ली में, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने पर्यटकों के लिए क्या कुछ तैयारी कर रखी है और कोरोना से निपटने के लिए या वहां पर क्या कुछ प्रतिबंध भी क्या कुछ लगाए हैं दिल्ली सरकार ने?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के जो दूसरे लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति हम्म। यानी कि पर्यटकों को लिए खोली गई, तो लगातार पर्यटक जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार जहां पर भी यानी चांदनी चौक की बात करें, लाल किले की बात करें, या हम्म। फिर कहें जहां पर पर्यटक आते हैं, इंडिया गेट की बात करें, यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवान जरूर लगाए गए हैं, वो हम्म। जुर्माना भी कर रहे हम्म। हैं, और ताकि लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क का इस्तेमाल करते रहे। हम्म। मगर कुछ ही जगहों पर यही प्रक्रिया देखने को मिल रही है, बाकी पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके की प्रक्रिया नहीं है, जिससे कहीं हम्म। ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर 107 लोग केस में हम्म। आए हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को और ज्यादा सख्ती से पालन करना चाहिए। जी राजीव जी, आप फिलहाल इस सब पर नजर बनाए रखिएगा और हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो डराने वाले सामने, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी यात्रियों में देखने को मिल रहा है और वही यात्री जो हैं वो आगे इस खतरे को बढ़ा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़े हुए थे जो ओमिक्रॉन को लेकर और कोरोना को लेकर तमाम जानकारी दे रहे थे। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री दरबार साहिब अमृतसर और कपूरथला में हुई बेअदबी की घटना की जोरदार शब्दों में निंदा की है और कहा कि पंजाब सरकार इन साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी राज्य की अमन शांति और सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने राज्य निवासियों को सचेत करते हुए कहा कि जहां पंजाब सरकार ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सचेत और जिम्मेदार है, तो वहीं लोग भी धार्मिक स्थानों की संभाल के लिए सचेत रहें। उन्होंने कहा कि पट्टी में श्री गुरु तेग बहादुर लॉ यूनिवर्सिटी कैरों और निर्माण के कामों में शुरुआत, साथ ही जिला शिक्षा और सिखलाई संस्था कैरों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पब्लिक पार्क पट्टी का औपचारिक उद्घाटन के दौरान उन्होंने बातें कही। साथ ही इसके बाद हल्का विधायक हरमिंदर सिंह गिल की तरफ से दाना मंडी पट्टी में करवाई गई विशाल रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेअदबी की इन घटनाओं के कारण हर नानक नाम लेवा संगत का हृदय आहत हो गया है और यह अति निंदनीय काम करने वाले दोषी माफ नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दरबार साहिब अमृतसर और कपूरथला में हुई बेअदबी की घटनाओं की जोरदार शब्दों में निंदा की है और पंजाब सरकार इन साजिशों का पर्दाफाश करेगी और इनकी तह तक जाएगी, ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी राज्य की अमन शांति और सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिलहाल साथ ही उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर लॉ यूनिवर्सिटी कैरों के निर्माण कार्यों की शुरुआत भी की है और साथ ही जिला शिक्षा और सिखलाई संस्था कैरों की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पब्लिक पार्क पट्टी का औपचारिक उद्घाटन किया है। तो वहीं उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि बेअदबी की इन घटनाओं के कारण हर नानक नाम लेवा संगत का हृदय आहत हो गया है और यह अति निंदनीय काम है और इसे करने वाले जो दोषी हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जब से पंजाब की कमान सीएम के तौर पर संभाली है तब से वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार वो किसी भी ऐसे घटना की निंदा करते आ रहे हैं जो पंजाब के लिए घातक हो। साथ ही पंजाब की जो सांप्रदायिक जो भी है सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री दरबार साहिब अमृतसर और कपूरथला में हुई बेअदबी की घटना को निंदा की है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसको लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को दरबार साहिब दरबार साहिब अमृतसर और कपूरथला में हुई बेइज्जती की घटनाओं की शब्दों में निंदा की है। जिस दिन घटना हुई थी मैं उनसे भी उनसे बात करने की कोशिश की थी,
उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की थी, तब वो बोलते पता करवा रहा है। तो वही सुनील जाखड़ उन्होंने स्पीकर बोला कि कोई और इलेक्शन के नजदीक कई बार होते ही पंजाब माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वो गुस्से में ना आए और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखे। तो यही चीज मुख्यमंत्री चंद्रजीत चन्नी अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम इसकी जो पंजाब की जितने भी प्रशासन है या की प्रणाली है वो जांच में जुटी हुई है, वो अपनी तरफ से सभी जांच करके इसकी तह तक जाएंगे और पता करेंगे आखिर ये चीज ये बेअदबी करवाने की कोशिश किसने की थी, इसकी जानकारी ली जाएगी, पता किया जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस बार बिल्कुल क्लियर एक अपना स्टैंड दे दिया है कि जितना हो सके उतना ज्यादा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर उन्होंने पंजाब के लोगों से आग्रह भी किया कि वो प्रॉपर अपना ध्यान रखे और अपने आप को संभाल करके। कई लोग पंजाब का माहौल खराब करने की कोई ना कोई पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, अपने सेंटिमेंट्स को संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि हम रिलीजियसली बहुत ज्यादा अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से जुड़े। ऐसे में तो इसका दुरुपयोग करके पंजाब के लोगों को ज्यादा गुस्सा दिला के पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग समझ के रहें और खुद जितना हो सके उतना ज्यादा रिश्ते या फिर हम कहेंगे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कम से कम लोग गुस्सा या किसी भी तरह की रास्तों से बचेंगे। देखिए, पंजाब में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार राजनीतिक पार्टियां रैलियों का रैला निकाल रही हैं, लेकिन अगर कपूरथला की बात की जाए तो वहां पर जो युवक जिसको लोग कह रहे हैं कि वो बेअदबी का मामला है, लेकिन जब उसकी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि वहां पर बेअदबी के हिसाब से नहीं, वो युवक वहां चोरी करने आया था। उसके बाद प्रशासन ने भी इस चीज को साफ किया है, तो वहीं कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? ये बात जरूर सामने आई थी। देखिए, जब हम बात करें रिलीजियस सेंटिमेंट की, के बाद हर जगह लोगों के सेंटिमेंट काफी ज्यादा छाए हुए थे, लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा था। ऐसे में कोई कपूरथला के हम देखें तो वहाँ पे व्यक्ति भले ही चोरी से आया, पर जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आप बात करते हैं तो उन्हें लगा था कि बेअदबी के हिसाब से व्यक्ति यहाँ पहुंचा है। जिसके बाद अब आप सुन सकते हैं कि जैसे वीडियो भी सामने है तो आप देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए थे। तो जब अगर बात करेंगे उसके ऊपर हमला भी किया गया, बाद में जो भी कार्रवाई की गई उसमें चीज और लोगों ने रिएक्शन भी बेअदबी के साथ लिया। हाँ, बाद में कार्रवाई हुई, कार्रवाई में सब कुछ सामने आ गया। ऐसे में वही चीज बार बार हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि लोगों को अपनी दृष्टि करने की जरूरत है ताकि सच्चाई का पता चल सके, क्या कोई बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था या फिर कोई और स्टेट है या फिर कोई सिर्फ पंजाब को और खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट खिलाफ हटो। और साथ ही एक और चीज उन्होंने कही कि पंजाब के लोगों से आग्रह किया कि वो अपने आसपास के इलाकों का खास ध्यान रखें, खासतौर पर गुजरात साइड जहाँ पे जहाँ पे वो है, जहाँ पे भी हमारे धार्मिक। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ रहे, तो तमाम जानकारी हमसे साझा कर रहे थे कि सीएम चन्नी किस तरीके से जो है वो एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई जो है वो उसको अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बेअदबी का मामला हो या पंजाब में जिस तरीके से घुसपैठियों की नाकाम साजिश हो, उस पर लगातार सीएम चन्नी जो हैं वो सख्त नज़र आ रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी हमेशा अपमानित किया है। कार्यक्रम में शाह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने संविधान दिवस की शुरुआत की थी, और शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की आधारशिला रखने के लिए पुणे नगर निगम मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने इस अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी की जीवित रहते और उनकी मृत्यु के बाद भी अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एक गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही अंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थानों को स्मृति स्थल में तब्दील किया गया और यही कांग्रेस अंबेडकर की दुहाई देती फिर रही है। अंबेडकर जी का
आजादी के बाद देश के संविधान को गढ़ने में, बनाने में, इसको मूर्त स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी ये जानते हैं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, ढेर सारे विवादित मुद्दों पर सबको एक साथ लाने का काम भी अंबेडकर जी ने किया। देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए संविधान को संकल्पबद्ध करने का काम अंबेडकर जी ने किया। पूरा जीवन अपमान, अवहेलना, यातना झेली, कितनी कटुता सही, मगर संविधान के निर्माण में कहीं कटुता का दर्शन नहीं हुआ। सब समाज को साथ में रखकर कैसे देश का उत्थान हो सकता है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारा पवित्र संविधान है। और आज पूरे दुनिया भर के संविधान के अंदर और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, क्या कुछ अपडेट है जिसको लेकर, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल पुणे में दहाड़ हुई और इसको लेकर वो कांग्रेस पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आए? जी बिल्कुल सही कहना है। उन्होंने पुणे में जिस तरीके से सभा को संबोधित करते हुए अपनी शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज के उन तमाम वर्चस्वों को देते हुए जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के, क्योंकि संविधान दिवस मनाने की जब बात कही जाती है तो जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इसका विरोध करती है। अमित शाह अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस कभी भी सक्रिय नहीं थी। गैर कांग्रेसी सरकार ने मरते उपरांत जो है उन्हें भारत रत्न दिया, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी। तो एक तरीके से पुणे से उन्होंने महाराष्ट्र के जो तमाम नेता है कांग्रेसी, या कह सकते हैं कि केंद्र में बैठे, उन लोगों के ऊपर एक जोरदार तंज उन्होंने जरूर कसा है। जी देखिए, गोवा में चुनावी माहौल है तो कहीं ये 22 की तरफ इशारा तो नहीं है अमित शाह का, कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार गोवा में एक तरफ बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही, तो लगातार अब बीजेपी कांग्रेस पर प्रहार करती नजर आ रही है और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो कहीं ये 2022 की तरफ इशारा तो नहीं है अमित शाह का? जी ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के गोवा वाले बयान को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। यहाँ के लोकल नेता हो या फिर केंद्रीय नेता हो, बयानबाजी में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। और इसी कड़ी में जो है अमित शाह ने तंज कसा है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार 3 चक्के की सरकार चल रही है। जो लोग संविधान को रचने वाले का जो है कि सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो आम नागरिकों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि अब 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस 22 को, बीजेपी जो है वो 22 को छोड़कर 24 पर नजर बना रही है, क्योंकि महाराष्ट्र दौरे से साफ हो जाता है, क्योंकि ना तो वहां पर विधानसभा चुनाव है और ना ही वहां पर आने वाले समय में ऐसा कोई चुनाव है। और अभी बीजेपी को मुखी खानी पड़ी है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी ले ली थी और उसके बाद उनका गठजोड़ नहीं बैठा, तो 2024 को लेकर भी ये नजर हो सकती है क्या उनकी? जी ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कल जो खुलासा उन्होंने पुणे में किए थे वो लगभग 2.5 सालों से सस्पेंस बना हुआ था। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार कहते थे कि बीजेपी की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री का दावा हमें कहा गया था, बीजेपी अपना फर्ज नहीं निभा रही है। तब केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है पूरी तरह से एक खामोश थे और उस समय बयान नहीं दिए। लेकिन जब पुणे में कल उनका सभा था, उस सभा के दरमियान उन्होंने कहा कि 2019 में खुद मुंबई आया था और मेरी बात हुई थी शिवसेना के साथ कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो कहीं न कहीं जो महानगर पालिका चुनाव है या फिर शिवसेना ने जो गलती की है उसे भी वो दर्शाना चाहते थे और साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते नजर आए। जी देखिए, इस
चीज़ में हम आपसे एक और चीज़ की अपडेट लेना चाहेंगे कि जब अमित शाह की रैली थी तो कितना क्या हुजूम उमड़ा था और कितनी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी की वहां पर तस्वीर क्या है। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं और जिन इलाकों में इनका कार्यक्रम रखा गया था वो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। कोरोना प्रोटोकॉल के वजह से वहां पर भीड़ जो है काफी इकट्ठा नहीं हो पाई थी। जो इलाके के राजनेता थे या विधायक, सांसद, ऐसे लोग वहां पर उपस्थित थे। आम जनमानस के लिए इस सभा में जो है कि कह सकते हैं कि एक तरह से रोक लगी हुई थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण कह सकते हैं जिस तरीके से फैल रहा है, प्रतिदिन स्थिति खराब हो रही है। लेकिन जो भीड़ वहां पहुंची थी वो जरूर बयां कर रही थी कि अमित शाह को सुनने के लिए, बीजेपी के इस एजेंडे को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इच्छा प्रकट किए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाए। जी देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से मुंबई की बात कर ली जाए या महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, कोरोना के आंकड़े सैकड़ों में नहीं हजारों में आ रहे हैं और उसके बाद भी अमित शाह का ये दौरा, क्या कोरोना से साफ कर दिया गया था नहीं अमित शाह जी का आज दौरा है, आज आप नहीं आएंगे, आज अमित शाह जी आए हैं? क्या रैली, कोरोना को देखते हुए रैली नहीं आयोजित होनी चाहिए महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरीके से हालात खराब हुए हैं और ये पहली बार नहीं कर सकते हैं, तीसरी बार जो है कि खराब स्थिति की तरफ महाराष्ट्र जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार गंभीरता लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई में धारा 144 लगी है, फिर भी संदल निकाला जा रहा है, जगह जगह पे मोर्चे और आंदोलन किए जा रहे हैं और कहीं कहीं पर तो खुद पुलिस विभाग में भी जो कर्मचारी है वो इस कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये जरूर उठ रहा है, अगर संक्रमण फैल रहा है, अधिकारियों की तो फिलहाल ये मजबूरी रही होगी, क्योंकि उन्हें शासन की तरफ से कहा हो गया कि हाँ भाई अमित शाह जी की रैली है, आपको तैयारियां तमाम करनी है, तो उन्हें तो नियंत्रण रखने के लिए मजबूरी में ये करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और उसके आंकड़े भी जिस तरीके से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की तो मजबूरी रही होगी, लेकिन शासन को इस और जरूर कदम उठाना चाहिए कि आखिर कोरोना फैल रहा है और उसमें भी आप रैली की परमिशन दे रहे हैं। इसी तरीके की स्थिति पहली बार भी खराब हुई थी जब संक्रमण फैले थे। तो जिस तरीके से एनआरसी और नागरिकता बिल को लेकर मुंबई बाग में या फिर कह सकते हैं बांद्रा, माहिम में, माटुंगा में, दादर में, इन तमाम इलाकों में जो आंदोलन, जो रैलियां चल रही थी, उसी का असर पड़ा था। यहाँ पर लोगों के लिए बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी। अब ऐसी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अगर सरकार और जिम्मेदार लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो इसका क्या मतलब? कहीं ना कहीं मुंबई वासियों को और महाराष्ट्र वासियों को फिलहाल भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से रैलियों का रैला निकल रहा है, फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया और तमाम अपडेट्स भी आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पर लगातार मुंबई, जो पुणे में अमित शाह की जनसभा थी, वहां पर वो हमलावर होते नजर आए और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बाबा साहब पर राजनीति करती नजर आ रही है, उनके मृत्यु के बाद भी लगातार उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया और कांग्रेस लगातार उनके सम्मान के दावे करती नजर आ रही है। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।